अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी खुशी देख के आपने ये नहीं सोचना कि डिप्रेशन है। खुशी ये है कि बड़े अरसे बाद मैं और सलमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे थे। हमें लगा था कि आज की न्यूज़ पैकेट में सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की लब कुशाई होगी, लेकिन DGSPR साहब ने कहा कि सर डबल वैमी, बैक टू बैक, आउट ऑफ द पार्क सिक्सर्स। देखिए, DGSPR का जो पर्पज़ है उसको पहले अंडरस्टैंड करें। DGSPR साहब का पर्पज़ है, उस ऑफिस का पर्पज़ ये कि बताया कि मिलिट्री ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, कि जनाब हम ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम मिलिट्री को फेस हो रही है ऑपरेशन करते हुए, दैट्स इट। लेकिन DGSPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पॉलिसी ब्रीफ्स बन गए कि मुल्क में क्या होना चाहिए, इदारों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। और उन्होंने तो कुछ डेफिनेशंस भी इंट्रोड्यूस कर दी जो मेरी तो नॉलेज में बड़ा इजाफा हो गया। सबसे पहली बात उन्होंने की कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ हार्ड स्टेट। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि 1 मिनट ऑफ साइलेंस हो मुनीफ फारूक भाई के लिए, जो कहते थे जी पाकिस्तान तो हार्ड स्टेट है, वो कहते थे सिक्योरिटी स्टेट है। लेकिन DGSPR साहब ने जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन दी वो मैं हैरान था। उन्होंने कहा हार्ड स्टेट वो होता है जहाँ पे कानून सबके लिए सेम हो और कानून की बालादस्ती हो। हम सारी उम्र सोचते थे कि इसको जमहूरियत कहते हैं, लेकिन इसको असल में हार्ड स्टेट कहते हैं। तो यानी कि अभी हमने ये अचीव करना है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। DGSPR साहब ने फरमाया कि ये जो एलीट और सरदार हैं, यानी कि वो कहते हैं जो एलीट कैप्चर है, मुझे लगा कि ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अंदर, मैं कहा महदूद रखा है इस बहुत बड़ी बात को। इनका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टुवर्ड्स द स्टेट। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा था कि बहुत लोग राइट्स की बात करते हैं, आप ऑब्लिगेशंस टू द स्टेट की बात करें। बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद अग्री करता हूँ कि आप जिस जगह रहते हैं कुछ ऑब्लिगेशंस आपकी उस कम्युनिटी को होती हैं, उस इलाके को होती हैं, उसके सिस्टम्स को होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उनका ये एलीट्स और सरदार्स बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी दहशतगर्दी करवाते हैं, ये मामलात ख़राब करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाते हैं, फिर रोते हैं कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तरक्की के रास्ते में खुद रुक आते हैं ताकि तरक्की ना हो सके, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। और फिर ये कहते हैं कि हम ही से आके नेगोशिएट करो कि इस इलाके में क्या होना है। ये बहुत गलत करते हैं। लेकिन मसला ये है सर कि फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में, याया खान के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में मिलिट्री हुकूमत थी, तो तब भी यही सरदार थे जिनके साथ आप काम कर रहे थे। इनफैक्ट अभी भी जो चीफ मिनिस्टर है वो सरदार है। ओह अच्छा, इनफैक्ट बलूचिस्तान के पार्लियामेंट में सरदार ही होते हैं। इनफैक्ट जो मेन प्रॉब्लम महारंग बलोच, BYC, कई और बलूचिस्तान के लोगों की है कि वो रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। तो ये कैसे होगा? एक सिस्टम है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, कि जहाँ आप वोट करते हैं किसी के लिए, वो इलेक्ट होता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर वो अच्छा काम ना करे तो उसको आप निकाल देते हैं। तो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो आप एलीट्स सरदार्स की बात कर रहे हैं, इनका सिस्टम तो पूरे पाकिस्तान में राइज है, चाहे इंटीरियर सिंध हो, चाहे कराची की बिज़नेस एलीट हो, चाहे आपके पंजाब के अंदर बिज़नेस एग्री एलीट्स हों, चाहे KP के अंदर आपके बिज़नेस एग्री एलीट्स हों, इस्लामाबाद में हो, ये तो इन्हीं का निज़ाम है। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये बात की, क्योंकि इससे 24 घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरा ख्याल है एलीट बिजनेसमैन ने अरेंज की हुई थी। वहाँ पे एलीट बिजनेसमैन ने एक और एलीट बिजनेसमैन के साथ बैठ के हमें बताया कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या हैं। वही लोग जिनका एलीट कैप्चर है, मज़लूम मियां आमिर साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे, गौहर एजाज साहब थे। इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की वहाँ पर। उन्होंने कहा जी आप लोग सियासत में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते, क्यों नहीं आप आ गए थे? वैसे ये सारे बंदे सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे, आगे क्यों नहीं आते? क्योंकि आप लोगों के पास तो सोल्यूशन हैं चीज़ों के। ये पॉलिसी एक और बंदे की भी थी, अगर याद पड़े, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था शायद। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हमें बिज़नेस कम्युनिटी को इंक्लूड करना है। फिर नवाज शरीफ साहब भी आ गए, और लोग भी आ गए, पंजाब के ताजर भी आ गए। यार ये पॉलिसी ना मुझे अयूब खान की भी लग रही है कि कराची की बिज़नेस एलीट को इन्वॉल्व करो। इनफैक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी ये पॉलिसी थी कि जो एग्री एलीट है बिज़नेस को इन्वॉल्व करो। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमने एलीट को इन्वॉल्व करना है, DGSPR साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में एलीट ने तबाही कर दी है। तो क्या 2 साल बाद पंजाब के बारे में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि पंजाब के जो एलीट है इन्होंने पंजाब को तबाह कर दी? क्योंकि DGSPR साहब ने कहा था कि हमने लोगों से डायरेक्ट बात करनी है, जो बलूचिस्तान का आम शहरी है। ये बड़ी अच्छी बात है। जो बलूचिस्तान का आम शहरी है वो समझता है कि इलेक्शन ठीक नहीं होता, पंजाब का आम शहरी समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता।
गिलगित बल्तिस्तान का आम शहरी समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आम शहरी समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता। सिंध का आम शहरी समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता। KPKA के अंदर बकौल मौलाना फजल रहमान के आम शहरी समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता। तो मैं अगर आपको एक बात कहूँ बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से कि पूरा पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो समझता है इलेक्शन ठीक नहीं होता, उनकी नज़दीक सबसे बड़ा मसला है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जब हमारे मुल्क में वोट होता है तो उस वोट की रिस्पेक्ट की जाए और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों वो लोग भुगतने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये हमने होने नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था कि जब लोग अपनी मर्ज़ी से वोट करते हैं वो इश्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं होते, उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, उनको मिस इन्फॉर्मेशन की जाती है, जिस तरह बलूचिस्तान में की जा रही है। और 3 लेवल्स थे जिसका बताया मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह की जा रही है। नंबर 1 लेवल ये था कि एक एहसास कमतरी क्रिएट करो, कहो कि आपके इलाके डेवलप नहीं हैं, आपकी चीज़ें डेवलप नहीं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको इग्नोर कर दिया गया। दूसरा लेवल ये था कि आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और तीसरा ये था मिसिंग पर्सनस टाइप इश्यूज़ बना के दहशतगर्दी करवा के। पहले वाले की DGSP साहब ने मिसाल दी कि जनाब जो लोग बात करते हैं कि बलूचिस्तान को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने 2 जगहों की बात की, ग्वादर और तुर्बत। बड़ी अच्छी जगह उन्होंने चुनी, दोनों वैसे साथ साथ हैं, दोनों CPEC में इंटीग्रल हिस्सा थे, दोनों के अंदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था। वो चाइनीज़ ने यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे, यानी कि को 2018-19 की गल है, 13 ऑनवर्ड आप क्या बात कर सकते हैं। दोनों के अंदर उन्होंने कहा जनाब एयरपोर्ट भी हैं, इतने स्कूल हैं, पर कैपिटा अगर हम बंदा देखें तो इतने हस्पताल मौजूद हैं। अगर हम बलूचिस्तान का बजट देखें तो 75,000 रुपया पर कैपिटा बनता है, पंजाब का 45,000 रुपया बनता है। सारी बड़ी अच्छी बात है। असली सवाल ये है कि आपको क्वेटा छोड़ के समुंदर पे क्यों आना पड़ा मिसाल देने के लिए। अगर क्वेटा हम बिलीव करते हैं कि बलूचिस्तान के नॉर्थ में, तो पूरा बलूचिस्तान छोड़ के आप इधर क्यों आए? मैं बताता हूँ। क्योंकि ये 2 इलाके पाकिस्तान ने डेवलप नहीं किए थे, ये 2 इलाके डेवलप हुई इसलिए क्योंकि CPEC बन रहा था। ज़रा मुझे बताएं सन 2004 में यहाँ क्या पोजीशन थी, 90s में क्या पोजीशन थी? चलें हम चमन की बात कर लेते हैं, नोशकी की बात कर लेते हैं, मस्तूम की बात कर लेते हैं। बहुत शहर हैं, आप सारे उठा कर देख सकते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ क्या हैं बलूचिस्तान के अंदर? नंबर 1 पे क्वेटा है, नंबर 2 पे तुर्बत है, ग्वादर तो 11वें-12वें नंबर पर जाके आता है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? बुनियादी तौर पे DGSP साहब ने कहा कि ये जो क्लेम है कि बलूचिस्तान लेस डेवलप्ड है, ये इनकरेक्ट है। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने ये डिस्प्यूट नहीं किया था कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है। सब ये मानते हैं कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, जिस तरह हम सब मानते हैं कि इंटीरियर सिंध कंपेयर टू पंजाब अंडर डेवलप्ड है, कि KPK के रूरल एरियाज़ कंपेयर टू पंजाब अंडर डेवलप्ड है। ये कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा बिटवीन एथनिसिटीज़, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ये जगह डेवलप्ड है, ये जगह अनडेवलप्ड है। और मैं एक मज़े की बात भी करता हूँ, आप जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लेंगे एक इलाके पे, अगर लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती तो वो उस डेवलपमेंट को अपनाते नहीं हैं। दे डोंट फील लाइक कि वो डेवलपमेंट उनके लिए की गई है, दे फील लाइक वो डेवलपमेंट किसी के इंटरेस्ट के लिए की गई है। एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, कितने परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मोटर व्हीकल्स ओन करते हैं? 5%, 10%, 15%, 20%। ये जो आप सुपर हाईवे नेटवर्क्स बनाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसका उन्होंने क्या करना है? वैसे ग्वादर के अंदर पानी नहीं है, लेकिन 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ एप्पल्स, हमारा जवाब है ऑरेंजेस। BYC इन पर्टिकुलर की भी बात की, उन्होंने कहा महारंग बलोच हेरोइन है इंडियन मीडिया की, इंडियन प्रोपेगेंडा के लिए। क्यों है? मेरा ये मासूमाना सवाल है। क्योंकि DGSP साहब हमें ये अप्रोच दे रहे थे कि ये जो धुआं आपको नज़र आ रहा है, जो उड़ाया जा रहा है, इसके नीचे कोई फायर नहीं है। हालांकि ये इम्पॉसिबल है। हम सबको पता है कि हर मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं, एरियाज़ नेगलेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बलूचिस्तान में एक फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है कि रिपीटेडली जो सिस्टम गवर्नमेंट ने पेट्रनाइज किया है, मिलिट्री डिक्टेटर्स ने पेट्रनाइज किया है, उसने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दी, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं फील करवाया, और बाकायदा लोगों को इन द डार्क रखा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं। इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। यू कैन ट्रेस दिस ऑल द वे बैक टू द खान ऑफ कलात और उसके भाई के साथ जो हुआ था, और फिर सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस पर डिटेल एपिसोड्स हम कर चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है। तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है। तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का। जाहिर बात है अब आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर। लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और माश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस करने की वजह समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट वहाँ पे तो अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान ने इस पे बात करना शुरू कर दी जो पिछले महीने 2 महीने से चुप थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सियासतदान। ओके, एक बयान देखा मैंने इस तरह, दूसरा बयान देखा, तीसरा बयान देखा, मैंने सर पकड़ लिया। मैं कहा कौन से सियासतदान हूँ? ये नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, इनकी क्या मजाल ये कुछ करें? आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने हमेशा देखा कि फ़र्ज़ी गवर्नमेंट बनती है। इनफैक्ट जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में देखा है कि जो बंदा गवर्नमेंट में होता है, जिस तरह भी वो आया होता है, उन्हीं की गवर्नमेंट वहाँ बन जाती है। तो ये 2024 में जिस तरह गवर्नमेंट आई है, हम सबको पता है, रोज़ो रोशनी की तरह अयान है। बल्कि मरीम नवाज साहब ने तो वो नक्शा ही बताया था कैसे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फैसल वोडा साहब ने भी उस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब शायद ये लोग बूट पॉलिश करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स जो 45-47 में, उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि बड़े पैमाने पर मामला चल रहे थे। तो फिर वाई आर वी ओनली ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर? आपकी कोई ऐसी कमेटी नहीं है जहाँ पे आर्मी को ड्रैग इन नहीं किया जाता, चाहे वो SIFC हो या पॉपुलेशन कंट्रोल हो। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी, कुछ सहाफ़ी, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और जनरली रोंदू लोग हैं जो कहते हैं कि हम कैसे इस पे रिपोर्ट करते हैं जब वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओके, रॉयटर्स ने वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन दी, गल्फ न्यूज़ ने दी, अरब न्यूज़ ने दी, अल जज़ीरा ने दी। वहाँ के लोकल वीडियोस वेरीफाइबल न्यूज़ थे, वहाँ के लोकल सहाफ़ी थे जो न्यूज़ दे रहे थे। नहीं, अगर डॉन वहाँ जाता, डॉन वो अखबार जिसको अता ने धमकी दी थी, जो बिल्कुल ऐसे करके बैठ गया था, दे आर वेरीफाइबल थे। जस्ट बिकॉज आपके इस शैम्पेन सर्कल के अंदर डॉन के लोग बैठते हैं, यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम, बताते हैं ओ मुल्क में क्या हो रहा है, पॉपुलिज्म क्या होता है, और हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है, और इमरान खान बुरा क्यों है और वो अच्छा क्यों है। नो, इट्स बिकॉज आप जस्ट लाइक अस डरते हैं रियासत में रहते हुए, अपनी प्रोटेक्शन का सोचते हैं, इट्स नेचुरल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के अंदर जो इलाके इस फियर से बाहर निकलते जा रहे हैं, जहाँ टर्मोइल बन रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो कहीं पे तो हमें बंद बांधना कहना कि नहीं, इसके बियॉन्ड नहीं, हमारा मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि DGISP साहब ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की थी कि जनाब ये इतना प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, और बिल्कुल पहुंच रहा है। उन्होंने करेक्ट समझाया था कि जब दहशतगर्दी होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर लेवीज और जो पुलिस होते हैं, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर अ रिस्पॉन्स। बाय द टाइम सेकंड रिस्पॉन्डर्स जो FC है या रेंजर है और फिर थर्ड रिस्पॉन्डर आर्मी पहुंचती है, तब तक दहशतगर्दी अपनी कार्रवाई करके चले गए होते हैं। बिल्कुल दहशतगर्द वीडियो फुटेजेस बना रहे हैं ताकि वो दुनिया के अंदर अपना मुकदमा लड़ सकें। दैट्स व्हाट दे डू। ये उनका काम है कि वो दुनिया को बता सकें बड़े ताकतवर है, ताकि और फंडिंग ले सकें। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमने बलूचिस्तान में सीन्स देखे, जब दहशतगर्द कुछ जगहों पे आके अटैक करते हैं तो लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, नारे मार रहे होते हैं। और क्या बलूचिस्तान में नो गो एरियाज़ हैं? बिल्कुल हैं। दिस इज़ द फेलियर ऑफ द स्टेट। और मज़े की बात क्या है कि DGISP साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कहाँ था? वो साथ खड़े होते, वो बताते कि जनाब उन्होंने 3.5 साल में क्या की है। देखे ना, अब इस हुकूमत को 6 महीने तो नहीं हुए,
बथेरा टाइम हो गया. व्हाट हैज़ ही डन? व्हाट हैज़ दी बलूचिस्तान गवर्नमेंट डन, जिनका 1000 अरब का बजट है, 75,000 पर पर्सन का बजट है? DGSPR कोई जवाब नहीं. उल्टा हमें बताया जा रहा है कि हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं. मैं बताता हूँ हमारी ऑब्लिगेशन क्या है. हमारी ऑब्लिगेशन है टैक्स देना. हमारी ऑब्लिगेशन है कि अगर हम कानून तोड़ें तो हमारे पे कार्रवाई हो, उसका जवाब देना. दैट्स इट. मैंने कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया, मैं किसी सरकारी दफ्तर में काम नहीं करता, मैं किसी सरकार के साथ काम नहीं करता, तो मेरी ऑब्लिगेशंस डिफरेंट हैं. जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात DGSPR साहब कह रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ वाजे है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बाहर नहीं जाना हमने. इट इज़ नॉट बिफिटिंग द ऑफिस ऑफ DGSPR टू स्पीक अपॉन द ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स. ये नहीं मुनासिब. आई फील कि दिस इज एन इंसल्ट टू द ऑफिस, बिकॉज ऑफिस का एक पर्पज़ है. द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान शुड बी सेइंग दिस. हु इज़ मोहसिन नकवी? हु इज़ ही? मीडिया चैनल ओनर. 4 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, एक भी नहीं संभल रहा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को बुला सकते तो मोहसिन नकवी को साथ खड़े करते. ही इज इंटीरियर मिनिस्टर. नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने एक और ही भाषण दे दिया. उन्होंने कहा कि जनाब वी नीड टू मेक मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. मुशर्रफ दौर से बात हो रही है, मियाँ आमिर साहब का पेट प्रोजेक्ट है, इससे कहीं खाने शाने भी हो रहे होते हैं, बुला रहे थे लोगों को खाना शाना खाने. क्या करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के? बता दें क्या हो जाएगा. आप सिटी स्टेट्स बना लें, आप कुछ सिटीज़ को फेडरल में शामिल कर लें, आप सदर्न पंजाब बना लें, सदर्न सिंध बना लें, वेस्टर्न सिंध बना लें. प्रॉब्लम तो वहीं खड़ा है, आपने वोट को रिस्पेक्ट ही नहीं देनी. आपका बंदा जीतेगा तो ठीक है, वरना नहीं. तो द प्रॉब्लम विल स्टिल बी देयर. और दूसरा, आप रिकग्नाइज करते हैं किस लेवल की सिस्टेमिक करप्शन ब्यूरोक्रेसी में है, आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी जुडिशरी में, आपके हर इदारे में आ चुकी है. तो ज़्यादा यूनिट्स बना के वो करप्शन कैसे दूर चली जाएगी? हाउ विल दैट मिरेकल हैपन? और ये आइडिया मैं ज़रा चाहता हूँ कि एक दफ़ा ना हमारे नाजरीन भी और पाकिस्तान की आवाम भी जो ये सुनती है इसको दिमाग में डाल ले. ये आइडिया कि प्राइवेट बिजनेसमैन करप्ट नहीं होते इज़ अब्सर्ड. इज़ अब्सर्ड. पूरी मीडिया इंडस्ट्री सरकार के पैसों पे खड़ी है. ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है. अब तो सरकार 3-3 करोड़ रुपया भी शायद दे रही है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ड्रामे बनाने के लिए. तो वाई वुड businesses that rely on the corrupt government suddenly become uncorrupt when they are in government? Why would that happen? पार्क व्यू पानी में डूब जाती है, कोई नहीं हम देखते कि मुकदमे इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं अलीम खान साहब के साथ. वी सी नथिंग. वो गवर्नमेंट में प्राइवेट बिजनेसमैन है. तो ये एक absurd रियलिटी है. और द वे प्राइवेट बिजनेसमैन व्यू पॉलिटिक्स वो बहुत डिफरेंट है. आप बनाए मलिक रियाज को प्राइम मिनिस्टर, यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? एक बंदा जो अरबों डॉलर का फ्रॉड कर गया वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बहुत सारे हैं, हम इंडिविजुअल नाम नहीं लेंगे क्योंकि पीका का कानून बड़ा सख्त है. लेकिन ये सारे जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं कि जनाब हम बड़ा परफॉर्म करेंगे अगर हमें बना दिया गया, और पता नहीं कौन से मिरेकल्स हम कर लेंगे, आप और मैं बहुत हैरान होंगे, बहुत परेशान होंगे. तो जो लुबे लुबाब है मोहसिन नकवी साहब की बात का और DGSPR साहब की बात का कि निज़ाम नहीं चल रहा, जो डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया था, साथ कैसर भाई भी बता रहे थे ट्वीट से, मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है. तो उसका कंक्लूजन ये है कि जो आपको लेके आए थे, जिनकी कंधों पे आप बैठ के आए हैं, वो कह रहे हैं मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा. इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने तौहीन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की. उनका जी शबाशी साहब 12 घंटे काम करते हैं, वो 18 भी काम कर लें फ़र्क नहीं पड़ता. आई थॉट वाज डिसरिस्पेक्टफुल. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा ओहदा है मुल्क का. यू आर इंटीरियर मिनिस्टर. आप काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीते आज तक, पर ये हो रहा है हमारे मुल्क में. तो ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर PTI ने ये तासुर दिया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो जो आज की गवर्नमेंट है वो उसके एक और लेवल पे ले गई है. एंड इट हैज़ बिट दम बिकॉज देयर इज़ नो रिजल्ट इकॉनमी में. हम आपको 3 साल से कह रहे हैं इकॉनमी में कोई रिजल्ट नहीं आएगा. आई रिमेंबर जब SIFC बनी थी तो विद इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स सारे चैनलों ने प्रोपेगेंडा किया था, सरकारी सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया था,
हम वन ऑफ द वाहिद प्लेटफॉर्म जो कहते हैं इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हर MOU साइनिंग के बाद प्रोपेगेंडा होता था। अभी जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था कि जनाब हमने अमन कायम कर दिया, और अच्छा सरकार बयान देती है कि हम ये कर रहे हैं जो रीज़नेबल होता है, नाम एक सलाम कर रहे हैं, जो उनके गिरदन वहाँ पे सफ़ेर होता है, जो ट्विटर पे नैरेटिव्स चलाते हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं, वो तो बहुत ही आगे चले गए। और आज क्या रियलिटी है कि पाकिस्तान उस फोर्स को ज्वाइन कर रहा है जिन्होंने हूतीज़ को रिपेल करना रेड सी के अंदर। जी, इजिप्ट भी ज्वाइन कर रहा है उस फोर्स को। रियलिटी ये होती है कि एक प्रोफेसर मरंडी साहब ये कहते हैं कि हम इजिप्ट नहीं और पाकिस्तान नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान उनको माँ बहनी गले मिलना शुरू करता है। वैसे वाकई ईरान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कोवर्टली पर न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम बनाया था, ईरान सोच भी नहीं सकता था। ठीक। और दूसरा ये वो वक्त नहीं है कि आपस में कंपैरिजन किया जाए, आपस में लड़ाइयाँ की जाए। तो वी अंडरस्टैंड हाउ प्रोपेगेंडा इज़ डन, वी अंडरस्टैंड कि प्रोपेगेंडा के स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमें कब क्या स्टोरी दी जा रही होती है। यही CCTV थी ना जिसका प्रोपेगेंडा होता था आज से साल पहले। अब क्या हो रहा है? जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि देयर इज़ नो कोहेजन बिटवीन द पावरफुल कॉरिडोर्स एंड द पॉलिटिकल फैक्शन इन पाकिस्तान। वो ख़त्म हो गया। पॉलिटिक्स एज अ होल इतनी डैमेज हो चुकी है कि पॉलिटिकल रूम हैज़ नाउ फिनिश्ड। हम एक बहुत डार्क एज में एंटर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त, एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी का PhD स्टूडेंट है, उसका नाम मुझे भूल गया गालबन, शायद वो भी शहीद हो गया वहाँ पे, उसामा नाम है उनका, वो भी शहीद हो गया। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे आखिरत में, और उसके घर वालों के लिए आसानियाँ करे। हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। वी आर हैविंग अ क्लैश फॉर नो रीज़न। 12 सीटों की डिमांड जो थी, इट वॉज़ रीजनेबल टू एवरी रीजनेबल पर्सन। हाउ कैन यू हैव डेमोक्रेसी जहाँ पे कोई बंदा बाहर से इम्पोर्ट होता है? मेक्स नो सेंस। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि आप इलेक्ट करें कि कौन आप चाहते हैं आपका लीडर हो। हमने ये पूरे पाकिस्तान ने प्रॉब्लम नाफिज कर दी। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि DGSP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट कार्ड था ऑन द करंट कंडीशंस एंड हाउ बैड दे आर। इवन दो DGSP साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा हवा बनाई हुई है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो 3-4 बड़े खौफनाक हमले पिछले 1.5 महीने के अंदर हुए हैं, उससे साफ नज़र आता है कि द प्रॉब्लम इज़ क्वाइट बिग। अभी वो KP पे नहीं आए थे, अभी उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की उस तरह बात नहीं की थी, अभी कराची की प्रॉब्लम नहीं की उन्होंने बात की थी, बट इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। आई थिंक रियासत और रियासती इदारों को ना एक टर्म अपनी वोकैबुलरी से निकाल देनी चाहिए। मुल्क दुश्मन, एंटी स्टेट, ये निकाल दें इसको, डेफिनेशन, इस वर्ड को निकाल दें, इस फ्रेज़ को निकाल दें, बिकॉज ये इनका बड़ा अच्छा कॉप आउट होता है कि दे आर एंटी स्टेट। एंटी स्टेट कह दिया, सब ख़त्म। ईमान मज़ारी एंटी स्टेट, मारंग बलोच एंटी स्टेट, कल सेंटर मुश्ताक गायब हुए थे, वो भी एंटी स्टेट, शायद खकान अब्बासी आज़ाद जान कश्मीर जाना चाहता है, वो भी एंटी स्टेट, इमरान खान एंटी स्टेट, हमने MQM एंटी स्टेट डिक्लेयर की हुई थी, फिर मुशर्रफ साहब ने आगे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हें गवर्नमेंट में शामिल कर दिया। एंटी स्टेट, एवरीबडी इज़ एंटी स्टेट, ये निकाल दें। कोई एंटी स्टेट नहीं है। मैं पाकिस्तान से बेहद प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, मैं इसके लिए अपना माल हर चीज़ दांव पे लगाने को तैयार हूँ। तो नो बडी इज़ एंटी स्टेट, और किसी को एंटी स्टेट प्रूव करना है, यूज़ द लीगल मीन्स, क्योंकि ये बहुत एक आसान फार्मूला है। पहले कोर्ट्स को खुद बाईपास करो, उनको वीकन करो, जब वो बिल्कुल तबाह हो जाए तो क्या देखे ना कोर्ट्स तबाह हैं। हजूर किसने किया, इसका जवाब कौन देगा? कौन भर्तियाँ कराता रहा, कौन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाता रहा, कौन जजेस पे प्रेशर डालता रहा? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने कहा कि हमारी वीडियो टेप्स बनाने की कोशिश की जाती है, हमें प्रेशर दिया जाता है, तो एवरीवन टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। तो आइडिया ये है कि एक चीज़ को तोड़ के फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये टूट गया लिहाजा मुझे और ताकत दे दो। 40 साल से ज़ायद PMLN की हुकूमतों के बाद आज PMLN ये नहीं कह सकती कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। हजूर आपने किए। 4 मुख्तलिफ डिक्टेटर्स के बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कह सकती कि जनाब मुल्क के हालात सियासतदानों ने ख़राब किए। DGSP साहब ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था कि दी एलिट्स एंड दी सरदार्स, जो एलीट कैप्चर है उसमें बड़े लोग शामिल हैं। तो वी हैव टू बी माइंडफुल। और मेरा नहीं ख्याल कि जो इवन DGSP साहब की अप्रोच टूवर्ड्स एलीट्स है वो करेक्ट है। हमारे मुल्क में रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, आगे लेके चलें।
उस तरह माफ़ तक रिश्ता मोहसिन नकवी साहब ने कि PTI PPP और PML इकट्ठे काम करें, यानी PTI माइनस इमरान खान, माफ़ सब करें एक दूसरे को, और फिर हम कहीं आगे जाएं, वरना नहीं चल सकता निज़ाम। और मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो एजिटेशन आज मुल्क में हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। जो आगे ईरान के और मिडल ईस्ट के मामलात बन रहे हैं, आपकी एजिटेशन बढ़नी ही है, और फिर शायद नरोज़ भाई हम हार्ड स्टेट बन जाए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।